विटामिन से कौन सा किसके विटामिन की कमी से रोग होता है। तो आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला बिहार टीचर प्लस बिहार एसएससी एग्जाम प्लस एसएससी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसे पोषण बोला जा रहा है। पोषण और विटामिन। पोषण क्या होता है? पोषण वह जटिल प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते, पाचन करते हैं और पचाने के बाद रक्त में शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण कहते हैं। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व में जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, खनिज लवण, रेशा, ये सब पोषक तत्व होते हैं। ये सब मिला करके हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। संतुलित आहार, दूध को संतुलित आहार नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें जो आयरन की कमी होती है। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषण। स्वपोषण क्या है? जो भोजन स्वयं बनाता है वह स्वपोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधा में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग स्वपोषण करने में मदद मिलती है। पेड़ पौधा स्वपोषण कहलाता है जिसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। अब परपोषण क्या होता है? वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे हम लोग कहते हैं परपोषण। परपोषण क्या हो गया? जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर आश्रित रहता है उसे कहते हैं परपोषण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद परपोषण का भी प्रकार होता है। 10th क्लास में हम लोग पढ़ाए थे आप लोगों को। तो परपोषण का भी बहुत प्रकार है। क्या क्या परपोषण का प्रकार? देखिए, परपोषण का प्रकार है मृतजीवी पोषण है। क्या है? परपोषण का प्रकार है मतलब प्राणी दृश्य पोषण। प्राणी दृश्य पोषण जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन या एनिमल टाइप न्यूट्रिशन, यानी वैसा न्यूट्रिशन जो एक जटिल यौगिक को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में परिवर्तित करता है। यानी एक खाने का एक विधि होता है जिसे मनुष्य लोग हाथ से उठा करके भोजन खाते हैं, कुत्ता लोग चाट कर भोजन करते हैं। जो चाट कर भोजन करता है वो बहुत तेज दौड़ता है, जैसे चीता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। मनुष्य, घोड़ा, पक्षी, हाथी, ये सब प्राणी सदृश हो गया, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। मृतजीवी परपोषण क्या होता है? मृतजीवी परपोषण वह पोषण होता है जिसमें मरे हुए जीव जंतु पर आश्रित रहकर उनका भोजन ग्रहण कर लेते, उसको हम लोग मृतजीवी परपोषण कहते हैं। मरे हुए जीव जंतु पर सड़े गले पदार्थ को ग्रहण करते वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और फंगस को शामिल किया गया। बैक्टीरिया और फंगस जो है मृतजीवी परपोषण होता है। फिर उसके बाद देखिए परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? जिसमें परजीवी पोषण मतलब वैसा पोषण जिसमें वह भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर आश्रित रहता है या अस्थायी या अस्थायी रूप से, जैसे ढिल्ला हो गया, जोक हो गया, केचुआ हो गया, फीताकर्मी हो गया, अमरबेल हो गया, जोक हो गया, जू हो गया, लीच हो गया, एस्केरिस हो गया, टेप वार्म हो गया, ये फीताकर्मी, ये सब जो है परजीवी परपोषण के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? स्तनधारी 3 प्रकार के पोषण करते हैं। शाकाहारी जो अपना भोजन है मतलब पेड़ पौधा को खाना के रूप में ग्रहण करता है वो शाकाहारी हो गया, जैसे खरगोश, बकरी, गाय, ये सब शाकाहारी जंतु होता है। हार्बीवोरस एनिमल। मांसाहारी जानवर क्या होता है? वैसा जानवर है जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे मांसाहारी भोजन कहलाता है। जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, सांप, मेढक, ये सब मांसाहारी जंतु है। सर्वाहारी जंतु क्या हो गया? जो गाय मतलब घास भी खाता हो और मांस मछली भी खाता हो, यानी मांसाहारी, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों मिला के बोल देंगे तो वो सर्वाहारी है। जैसे मनुष्य सर्वाहारी है, मतलब मांस मछली भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है। जंगली सुअर हो गया, चिंपैंजी हो गया, भालू हो गया, ये सब मांसाहारी सर्वाहारी जंतु हैं। फिर उसके बाद देखिए मतलब हम लोगों को पढ़ना भोजन के अवयव। भोजन के अवयव में जो है मनुष्य में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कुल मिलाकर 40 तत्व पाए जाते हैं। भोजन में कुल मिलाकर 40 तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य की बहुत ही अति आवश्यक होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसके अलावा खनिज लवण हो गया, जल हो गया, विटामिन भी शामिल होते हैं। अब उसके बाद देखिए तत्वों के आधार पर जो है इसको बांटा गया है, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो गया? बृहद अणु। भोजन में मौजूद वैसा अणु जिसका आकार बड़ा होता है उसे मैक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है। जिसका आकार बड़ा होता है उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, यानी बृहद अणु को पचाने के दौरान सूक्ष्म अणु में परिवर्तित किया जाता है। बृहद अणु को पचाने के दौरान क्या होता है? सूक्ष्म अणु को में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज, प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड हो गया, वसा, फैट्स या लिपिड, ये फैटी एसिड हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म अणु यानी
मोलिकुल। ये मैक्रो मोलिकुल्स क्या होता है? एक था मैक्रो मोलिकुल्स, दोनों में एक मैक्रो यानी ए मतलब आएगा तो ये मैक्रो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए, तो ये मैक्रो मोलिकुल हो जाएगा मतलब बृहद। और एक माइक्रो आई होगा, उसमें क्या होगा? माइक्रो। जब आई हो जाएगा तो माइक्रो मोलिकुल्स हो गया, सूक्ष्म अणु। यानी भोजन में मौजूद वैसा घटक जिसका आकार छोटा होता है सूक्ष्म अणु कहलाता है। मैक्रो मोलिकुल को पचाने की आवश्यकता नहीं होती, मैक्रो मोलिकुल को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत जो है घटकों को शामिल किया जाता है, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, खनिज लवण हो गया। अब देखिए मैक्रो मोलिकुल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है। मैक्रो मोलिकुल्स क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट। भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक है, जिसको हम लोग हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। यानी कार्बन का एक भाग, हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यानी इसका सामान्य सूत्र हो गया CH2O पावर n हो गया। कार्बोहाइड्रेट को दो प्रकार में डिवाइड किया गया। कार्बोहाइड्रेट को कितने भाग में डिवाइड किया गया? दो प्रकार को। देखिए एक पहला हो गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के एक ही अणु पाए जाते हैं, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के एक ही अणु पाए जाते हैं उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। एक ही अणु के कारण इसे मोनोसेक्राइड भी कहा जाता है। मोनोसेक्राइड भी कहा जाता है। एक सिंपल अणु के कारण से क्या कहा जाता है? मोनोसेक्राइड भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती, मोनोसेक्राइड को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है और ये जल में घुलनशील होता है। मोनोसेक्राइड जल में घुलनशील होता है। इसे ग्रहण करने पर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए बोला जाता है दौड़ते समय जो खिलाड़ी होते हैं, दौड़ते धावक, उसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज पीना चाहिए। तुरंत ही मतलब एनर्जी मिल जाता है, थकावट दूर तुरंत हो जाती है। अब कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड से अधिक अणु मौजूद होते हैं वह कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड से अधिक अणु मौजूद होते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, डिसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। डाइसैक्राइड क्या हो गए? डाइसैक्राइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड के दो अणु पाए जाते हैं वह डाइसैक्राइड कहलाते हैं। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड के दो अणु पाए जाते हैं उसको डाइसैक्राइड कहते हैं। इसलिए डाई मतलब दो हो गया। ये जल में घुलनशील होते हैं। डाइसैक्राइड क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। मल्टोज का निर्माण ग्लूकोज के दो अणु द्वारा होता है। मल्टोज का निर्माण क्या होता है? ग्लूकोज के दो अणु द्वारा होता है। मल्टोज अंकुरित बीजों सुक्रोज गन्ने में होते हैं। बोलेगा मल्टोज किस में पाया जाता है? तो अंकुरित बीज हो गया, जैसे चना के पीछे में जो पुछड़ी निकल जाता है सुक्रोज, और गन्ने में मल्टोज पाया जाता है। फिर बोला जा रहा है सुक्रोज का निर्माण जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु द्वारा होता है। क्या बोला जा रहा है? सुक्रोज का निर्माण किसके द्वारा होता है? सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज के द्वारा होता है। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा मानव माता के दूध से उत्पन्न होती है। लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा जो है मानव माता के दूध में उत्पन्न होती है, क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसलिए लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा मानव के माता के दूध में पाया जाता है। अब ट्राइलोज क्या? ये कीटों के रक्त में पाया जाता है। ट्राइलोज क्या? कीटों के रक्त में पाया जाता है। ट्राइलोज कीटों के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणु से मिलने से होता है। ग्लूकोज के अणु से मिलने से क्या बनता है? ट्राइलोज बनता है। अब पॉलीसैक्राइड क्या है? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड के बहुत सारे अणु दो से अधिक होते हैं उसे पॉलीसैक्राइड कहते हैं। दो से अधिक होता है तो उसको पॉलीसैक्राइड कहते हैं। जैसे ये हो गया, वो घुलनशील है, जल में घुलनशील होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, चाहे कीटन हो गया और सेलुलोज हो गया। कार्बोहाइड्रेट के कार्य शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करता है। ग्लूकोज के रूप में ईंधन ऊर्जा का काम करता है, तो ईंधन के रूप में कार्य करता है ग्लूकोज ऊर्जा के उत्पादन में। पॉलीसैक्राइड के रूप में केश कला और सुनिजी ऊतक की संरचना भाग लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? पॉलीसैक्राइड के रूप में जो है केश कला और सुनिजी ऊतक की रचना में भाग लेते हैं। स्टार्च के रूप में संचित ऊर्जा का काम करते हैं। ये क्या बोला जा रहा है? स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का काम करते हैं। फिर वसा में बदलकर संचित भोजन
का काम करते हैं, वसा में बदल कर ये क्या करते हैं, संचित भोजन का काम करते हैं। आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं, आरएनए एवं डीएनए के घटक होते हैं ये। सेलुलोज के रूप में पादपों को कोशिका भित्ति बनाते हैं। सेलुलोज मतलब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। भारतीय भोजन में शर्करा को अन्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 65% तक होती है। यानी भारतीय भोजन में शर्करा एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना परसेंट होती है, 65% होती है। चलिए ठीक है, आप लोग इसी तरह लाइव बने रहें। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव ई क्वेश्चन का सलूशन देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय भोजन में शर्करा में अन्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 65% तक बनी रहती है। फिर बोला जा रहा है मधुमेह के रोगी में मिठास के लिए सैकरीन, क्या बोला जा रहा है, मधुमेह रोग के लिए जो है मिठास के लिए सैकरीन का उपयोग किया जाता है। मधुमेह के रोगी भोजन में मिठास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सैकरीन का प्रयोग किया जाता है। सैकरीन एक कृत्रिम और शर्करा से कहीं अधिक मीठा पदार्थ होता है जिसको हम लोग शर्करा नहीं होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है हम लोगों को। अब प्रोटीन का आविष्कार जो है 1838 ईस्वी में बर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन का आविष्कार 1838 ईस्वी में किसने किया था, बर्जिलियस ने किया था। खाली आपको डेट नहीं याद रखना, बर्जिलियस याद रखना। प्रोटीन का आविष्कार 1838 ईस्वी में किसने किया था, बर्जिलियस ने किया था। बर्जिलियस से प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। भार में सजीव कोशिका का लगभग 14% भाग प्रोटीन पाया जाता है और मृत और सूखी कोशिका का लगभग 50% प्रोटीन का होता है। यानी जीवित कोशिका में प्रोटीन कितना परसेंट होता है, 14%, और सूखी या मरी हुई जीवित में कोशिका में 50% तक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक जीन में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की रूपरेखा होती है, ठीक है, इसलिए इसे कोशिकाओं में इतने विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के अणु पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बने रहें। अब भाग गया, चलो। पूर्ण विखंडन के पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्ल के रूप में टूटते हैं। वो क्या होते हैं, पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन के अणु जो है सरल अमीनो अम्ल के रूप में अणु में टूटते हैं। अतः प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं, यानी अमीनो अम्ल इनकी संयोजिक इकाई है। इसलिए कहा जाता है अनेक जटिल प्रोटीन्स मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक अर्थात द्रायण का कार्य करते हैं, एंजाइम का कार्य करते हैं। यानी अनेक जटिल प्रोटीन्स मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक एवं एंजाइम की तरह ये कार्य करते हैं। मतलब कुछ प्रोटीन्स हार्मोन के रूप में कोशिकाओं की क्रियाओं का नियमन करती है, जिसे हम लोग नियामक प्रोटीन कहते हैं। नियामक प्रोटीन क्या होता है, जो कोशिकाओं के रूप में कार्य करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, नियामक प्रोटीन कहा जाता है। कुछ प्रोटीन हार्मोन के रूप में कोशिकाओं की क्रिया का नियमन करती है, इसलिए उसे नियामक प्रोटीन कहते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाजों, मंडों एवं दूध आदि की पोषक प्रोटीन्स ऐसे अमीनो अम्ल से प्राप्त होते हैं। मतलब पोषक प्रोटीन्स किससे प्राप्त होते हैं, अनाज, अंडों और दूध से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन्स स्वभावतः क्षारीय होते हैं। मतलब ये कैसा मतलब होते हैं, क्षारीय, यानी तीखा लगते हैं, मतलब कड़वा, क्षार का ये गुण है। और अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। मतलब प्रोटीन एक जो है नाइट्रोजन का यौगिक है। प्रोटीन जो है एक नाइट्रोजन का यौगिक है। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाने के उपरांत अमीनो एसिड में बदल देते हैं। यह भोजन में जो मौजूद प्रोटीन को पचाने के उपरांत ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड में बदल देते हैं। इसको याद रखना आप लोगों को, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाने के उपरांत अमीनो एसिड में बदल देते हैं। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन को अमीनो एसिड के द्वारा होता है। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, अमीनो एसिड के द्वारा होता है। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण कुल मिलाकर 20 अमीनो एसिड के द्वारा होता है। यानी शरीर में 20 अमीनो एसिड मिलाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन के कार्य क्या क्या है, प्रोटीन के कार्य क्या है, तो इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन को ऊर्जा आपूर्ति करने और प्रोटीन की कमी से क्वार्सिकर और मरामर नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होता है, क्वार्सिकर और मरामस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वार्सियोकर और मरासम नामक रोग हो जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला 1 ग्राम 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब वसा,
वसा क्या है? लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिल्लोर ने किया था। लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बिल्लोर ने 1943 ईस्वी में किया था। ये वाला टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ लिए थे पोषण के बारे में। पोषण भोजन में मौजूद वसा के उपरांत फैटी एसिड हो गया और ग्लिसरॉल में टूटते हैं। यानी वसा किस में टूटते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं, जो कोशिकाओं के द्वारा पुनः व्यवस्थित होकर शरीर के जरूरी फैट्स का निर्माण करते हैं। फैट्स शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। फैट्स क्या करते हैं? शरीर के महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। मान लेते चोट घाट लगता है, अगर मोटा रहेंगे तो चोट घाट कम लगेगा आपको, मतलब गुद्दा में लगेगा चोट। कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक द्रव्य और केंद्रक झिल्ली इत्यादि का निर्माण करते हैं फैट के द्वारा। फैट्स के द्वारा ऊष्मा का निर्माण होता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। फैट के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। इसके द्वारा एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। एडिपोज टिश्यू का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वसा के द्वारा होता है। वसा के द्वारा किसका निर्माण होता है? एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। वसा कुछ विटामिन के द्वारा सॉल्वेंट विलायक का कार्य करता है, जिसको हम लोग विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जानते हैं। वसा के लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। यानी 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा मिलती है? 9.2 ग्राम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। मतलब 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा मिलती है? 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर किसी वसा के संयोजन में समान या विभिन्न प्रकार के वसीय अम्ल के अणु भाग ले सकते हैं, इसलिए वसाएं भी अनेक प्रकार की होती है। वसा भी क्या होती है? अनेक प्रकार की होती है, जैसे दूध है, घी, मक्खन, बीज के तेल है, नट्स, ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं। कुछ वसीय अम्ल में दोहरे बंद डबल बॉन्ड्स होते हैं, जिसके द्वारा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या जितनी हो सकती है उतना नहीं होती है। इसमें बोला गया कुछ वसीय अम्ल में दोहरे बंद डबल बॉन्ड होते हैं, इनके कारण से हाइड्रोजन अणुओं की जितनी संख्या हो सकती है उतनी नहीं होती है। इसलिए जो है इसे वसा अम्ल और इसके युक्त असंतृप्त या अन्य संतृप्त कहलाती है। अब देखिए अधिकांश पादप जो हैं वसाएं, जैसे मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सरसों, सूरजमुखी आदि के तेल वो संतृप्त होते हैं। पूछा जाता है वो संतृप्त तेल कौन कौन से हैं? तो वो संतृप्त से लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जैसे मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब जो पादप से जो निकलते हैं वसा वो सब वो संतृप्त तेल के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, लूसेंट बुक में भी दिया गया, ये ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया। चलिए उसके बाद तो ये वसा वाला हम लोग देख लिए, ये हमेशा तरल अवस्था में होता है। वसा अम्ल क्या होता है? हमेशा तरल अवस्था में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, इसमें हाइड्रोजन मिलाकर इसे वेजिटेबल घी कहते हैं। अगर इसमें हाइड्रोजन मिल गया तो वह क्या होता है? वेजिटेबल घी कहलाता है। अधिकांश जंतुएं वसाएं, घी हो गया, चर्बी हो गया और मक्खन आदि संतृप्त होते हैं। घी, चर्बी और मक्खन ये सब संतृप्त वसाएं हैं। इसमें दोहरे बंद वाले वसा अम्ल की जरूरत नहीं होती है। जिसमें दोहरे बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है वह संतृप्त हो गया। जिसमें दोहरे बॉन्ड की जरूरत होती है वह संतृप्त हो गया। वो संतृप्त में हो गया, पादप से जो प्राप्त करते हैं वो संतृप्त हो गया। जैसे आपका हो गया मतलब घी हो गया, मतलब हो गया सूरजमुखी हो गया, और क्या क्या पढ़े थे उधर? सूरजमुखी पढ़े थे, फिर उसके बाद मूंगफली पड़े, तिल पड़े, सरसों पड़े, सूरजमुखी पड़े, ये हो गया वो संतृप्त। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन आ जाएगा वो वेजिटेबल घी हो जाएगा। जिसमें दोहरी बंद नहीं होगा, जैसे घी, चर्बी, मक्खन, वो संतृप्त मतलब हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का। चलिए ये वाला एग्जाम में आता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भोजन में इसकी लगातार अधिकता से कौन सा रोग होता है? भोजन में इसकी लगातार अधिकता से एथ्रोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। भोजन में वो संतृप्त अगर वसा हो जाएगा ज़्यादा तो एथ्रोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? एथ्रोस्क्लेरोसिस नामक रोग होगा। एथ्रोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है।
वसाओं के विखंडन से भी ऊर्जा मुक्त होती है। वसाओं के विखंडन से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। यानी ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक हो जाता है। ऑक्सीजन के कमी होने के कारण से इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अतः ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी से अधिक ऊर्जा देती है। यानी सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा कौन देती है? तो वसा देती है। वसा से ज़्यादा ऊर्जा हम लोगों को मिलता है। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा, अधिकांश वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्ल की बहुलता सबसे ज़्यादा होती है। असंतृप्त वसा अम्ल की बहुलता सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? तो पादप वसा में। पादप वसा क्या बोले? जिससे पादप से हम लोग वसा प्राप्त करते हैं, जिससे मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, वो संतृप्त वसा प्राप्त करते हो ना, उससे अभी जो बताएं आप लोगों को। मनुष्य तथा अन्य अस्थिनियों में प्रमुख वसा डिपो त्वचा के नीचे एक अस्थित्वीय वसा स्तर है, सब कोटिन्यूस फैटी लेयर के रूप में होता है, जिसको हम लोग पेनिकुलस एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। ये आप देखिए, लाइपोप्रोटीन प्रोटीन अणुओं में जुड़ी सामान्य वसाओं में होती है। जैसे रुधिर में वसाओं का संचरण इसी रूप में होता है। रुधिर में वसाओं का संचरण जो है लाइपोप्रोटीन के द्वारा ही होता है। आप कुपोषण, मतलब प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं। इसका नाम देखिए, कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं। अतिपोषण, अतिपोषण कब होगा? जब मोटापा हो गया। जैसे अतिपोषण होगा तो मतलब हृदय रोग होगा, मधुमेह रोग होगा और ब्लड प्रेशर उस व्यक्ति को ज़्यादा आएगा। अगर न्यून पोषण मतलब प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सिकर और मरामस नामक रोग हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वार्सिकर और मरामस नामक रोग होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना है। अब संतुलित आहार, संतुलित आहार जिसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, फैट, वसा, मिनरल सब पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित आहार कहा जाता है। समोसा संतुलित आहार नहीं है, इसलिए समोसा डेली नहीं खाना चाहिए। मिनरल्स, लवण, मिनरल्स और लवण क्या होते हैं? मिनरल्स और लवण साल्ट मतलब शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण खनिज लवण द्वारा होता है। जैसे शरीर में ब्लड हो गया, बोन हो गया, टीथ हो गया, नर्व इम्पल्स हो गया, ये सब हार्मोन और विटामिन का निर्माण खनिज लवण की आवश्यकता से होती है। ठीक है, ये सब खनिज लवण की आवश्यकता से होती है, जिससे शरीर में सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, कोबाल्ट, लोहा आदि खनिज तत्व लवण के रूप में पाए जाते हैं। ये सब क्या पाए जाते हैं? ये सब लवण के रूप में पाए जाते हैं। कौन सा? तो ये हो गया कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो है खनिज तत्व है, लवण के रूप में पाए जाते हैं। वैसे खनिज जिसकी आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन 10 ग्राम से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैक्रो एलिमेंट। यानी वैसे खनिज जिसकी आवश्यकता जो है शरीर को प्रतिदिन 10 ग्राम से ज़्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं? मैक्रो एलिमेंट कहा जाता है। जबकि कुछ खनिज की आवश्यकता बिल्कुल ही नगण्य होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो, यानी सूक्ष्म। मैक्रो एलिमेंट ये ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। अब देखिए कैल्शियम के बारे में देखते हैं। यानी कैल्शियम जो है मानव शरीर के समस्त खनिजों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक है। कैल्शियम जो है हमारे पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 2% पाया जाता है। शरीर के भार का लगभग 2% कैल्शियम पाया जाता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें कैल्शियम अस्थि और दांतों का निर्माण होता है। जिसमें कैल्शियम अस्थि हो गया और दांतों का निर्माण होता है। यह रक्त के जमने में सहायता करता है। यह क्या करता है? रक्त के जमने में सहायता करता है। यह नाड़ियों को स्वस्थ बनाता है। यह नाड़ियों को क्या करता है? स्वस्थ बनाता है। ठीक है, यह एंजाइम को स्रावित होने में सहायता करती है। यानी कैल्शियम के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसका स्रोत है, हम लोग कहाँ से हम लोग कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं? हरी पत्तेदार सब्जी हो गया, चावल को छोड़कर, जैसे गेहूँ, बाजरा, रागी, मक्का आदि में हम लोग कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। आप फास्फोरस कहाँ से प्राप्त करेंगे? चलिए आप फास्फोरस के बारे में देखते हैं। ये फास्फोरस भी जो है हमारे हड्डी को मजबूत करता है। फास्फोरस क्या करता है? हमारी हड्डी को मजबूत करता है। यह 0.5 से 0.9 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी को 0.5 से 0.9 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यह कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर अस्थि और दांत को मजबूत निर्माण करता है। यह यानी कैल्शियम और फास्फोरस मिलाकर दांत का निर्माण करते हैं और वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करते हैं। कौन?
तो यही मतलब फास्फोरस। रक्त में इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखते हैं। किससे? तो फास्फोरस से। अब मैग्नीशियम के बारे में देखिए। मैग्नीशियम यह सामान्य व्यक्ति के दैनिक आहार में 3.5 मिलीग्राम मैग्नीशियम की संतुति की जा गई है। मतलब 3.5 मैग्नीशियम की संतुति की गई। यह मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का उचित संतुलन एवं समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। ग्लाइकोलाइसिस तथा वसा उपापचय में यह सहायक कार्य करता है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस और वसा उपापचय के में तंत्रिकाओं एवं पेशियों को उत्तेजनशीलता को कम करता है। मतलब गंधक देखिए। अब गंधक के बारे में देखते हैं। ये सब तत्व है, नहीं यौगिक है, मतलब सॉरी एलिमेंट है जो हमारे बॉडी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी सल्फर जो है प्रोटीन निर्माण का आवश्यक घटक है। यह विधि प्रकार से प्रोटीन और 0.2 से 7.0 तक का भाग का निर्माण कर सकता है। दैनिक जीवन में यह प्रोटीन जो है गंधक 3.0 कार्य करते हैं। यह शरीर में अमीनो अम्ल के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। शरीर की कमी इसकी मतलब गंधक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गंधक की कमी से इसकी कमी से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कमियां उत्पन्न हो जाती है गंधक की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन जो है बालकों और महिलाओं में पाई जाती है। लोहा लवण की कमी से बालकों और महिलाओं में पाई जाती है। लोह लवण की रक्त हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संभाग होता है। ऑक्सीजन का संभाग कौन है? लोहा है। लोहे की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिसे हम लोग ओ रक्तता एनीमिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एनीमिया। ओ रक्तता का कोई विशेष लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता है। फिर बोला जा रहा है यह मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम में होते हैं। कौन? तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ये लोहा के बारे में, मायोग्लोबिन और साइटो एंजाइम घटक होते हैं। इसकी कमी से रक्त में क्षीणता आती है और इसका थकान महसूस होने लगता है। इसकी तीव्रता अवस्था में आँख के सामने अंधेरा आना, चक्कर आना, भूख न लगना इत्यादि लक्षण है। मतलब लोहे की कमी होगा तो मतलब भूख नहीं लगेगा, लोहे का कमी होगा तो भूख नहीं लगेगा, चक्कर आएगा और आँख के सामने अंधेरापन आ जाएगा। तो ऐसा लोहे की कमी के कारण से होता है। अब बोलेगा लोहे कहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यकृत इसका सर्वोत्तम स्रोत है। यकृत जो है सर्वोत्तम स्रोत है लोहे का। इसके अतिरिक्त मेथी पालक खाना चाहिए, पुदीना खाना चाहिए, धनिया पत्ता खाना चाहिए। इस सब में जो है लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी साग सब्जी में जो है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, मेथी पालक हो गया, ये सब में लोहा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब आयोडीन देखिए। आयोडीन इसके मानव शरीर का 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन होता है। यह अधिकांश भाग थायराइड ग्रंथि में रहता है। ये कहा रहता है आयोडीन थायराइड ग्रंथि में रहता है। थायराइड ग्रंथि आयोडीन के भंडारण का काम करती है। ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन का स्रावन करते रहने के लिए थायराइड ग्रंथि 150 माइक्रोम आयोडीन प्रतिदिन उपयोग करती है। भोजन के आयोडीन रुधिर अवशोषण तथा संचरण सर्कुलेशन आयोडीन के रूप में होता है। इससे शरीर में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है और मनुष्य में उपापचय की गति धीमी हो जाती है। थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है जिससे उपापचय की क्रिया धीमी हो जाती है। चलिए अब हम लोग वाटर के बारे में देखेंगे। वाटर क्या है? तो वाटर देखिए शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जल 70 से 75% तक का होता है। जल क्या होता है? 70 से 75% तक का होता है। जल भोजन के पाचन के रूप में माध्यम का निर्माण करती है और जल जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जल जो है अंगों के मोमेंट गति और जल लिबरेंट स्नेह का कार्य करता है। इसलिए जल का पाचन के उपरांत किसी भी तरह का ऊर्जा आपूर्ति नहीं होती है। लेकिन बोलेगा शरीर में जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है। जैसे अब उसके बाद देखिए विटामिन के बारे में। विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन से शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जिसे बोलेगा वसा में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? एडीएक
और जल में घुलनशील विटामिन BC, जल में कौन घुलनशील है? BC जल में घुलनशील है। BC को छोड़कर सारा विटामिन वसा में घुलने वाला विटामिन है। अब चलिए कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोग लाइव बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन। तो चलिए आप लोग इसी तरह लाइव बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बोला जा रहा है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। वह आँख की कॉर्निया को प्रभावित करता है, आँख की कॉर्निया को प्रभावित करता है, यानी रतौंधी नामक रोग हो जाता है। केराटिन युक्त फल है, मतलब गाजर खाना चाहिए। जिगर आंत्र श्लेष्मा से होता है, मतलब। विटामिन B1, विटामिन B1 मतलब थायमिन रासायनिक नाम। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। यह बेरी नामक रोग होता है। यह अनाज, अंडा, मांस खाना चाहिए। विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। केलियोसिस नामक रोग होता है, केलियोसिस नामक रोग होता है। इसमें यह कहाँ पाया जाता है? हरी पत्ती, झंडा, दूध, यकृत में पाया जाता है। विटामिन B3, विटामिन B3 नियासिन है। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन, जिसको हम लोग निकोटिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा। और मतलब विटामिन B3 दूध, मछली, अंडा, स्टार, मतलब मटर खाना चाहिए। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या? पेंटोथेनिक अम्ल। चर्म रोग हो गया, दूध कम, बाल सफ़ेद होना पेंटोथेनिक अम्ल के कारण से होता है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन। ये रक्त क्षीणता होता है, मतलब एनीमिया रोग होता है। चर्म रोग होता है, पेचिसेंटन होता है। फिर B7 बायोटीन हो गया। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ये चर्म रोग होता है, बाल का झड़ना हो गया, ये सब B7 की कमी से होता है। बायोटीन नामक रोग होता है। B9 मतलब फोलिक अम्ल हो गया। B9 क्या हो गया? फोलिक अम्ल। रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी। हरी पत्ती हो गया, यकृत हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब B9 फोलिक अम्ल की कमी से होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन क्या हो गया? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है विटामिन C स्कॉर्बिक अम्ल। ये तो जान भी करते हैं, स्कॉर्बी जो है दांत के डेंडाइन का निर्माण करता है। ये खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे दूध में, नींबू में पाया जाता है विटामिन C। फिर विटामिन D क्या हो गया? सूखा रोग। विटामिन D क्या हो गया? सूखा रोग, जिसको हम लोग ऑस्टियोमलाइसिस कहते हैं। यह मक्खन, यकृत। फिर बोलेगा कि मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के तेल में विटामिन D पाया जाता है, लेकिन बोलेगा मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तब A पाया जाता है। मछली में बोलेगा तो विटामिन A, लेकिन मछली के तेल में बोलेगा तो विटामिन D पाया जाता है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। यह जनन क्षमता में कमी होता है और एपिथेलियम कमजोर हो जाता है, जिसमें तेल हो गया, धुआं हो गया, सोयाबीन हो गया। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फेलोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम है फेलोक्विनोन। यह चोट पर रक्त का थक्का न जमने के कारण से होता है। अब देखिए यहाँ पे सारा पॉइंट आप लोगों को लिखा गया है। मछली में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन मछली के यकृत में विटामिन D पाया जाता है। मछली के यकृत में विटामिन D पाया जाता है। बड़ी आंत के कोलन वाले छिद्र सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन K का निर्माण होता है। बोलेगा विटामिन B3, B6, B12, विटामिन K का निर्माण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत के कोलन भाग में सहजीवी के कारण से होता है, सहजीवी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। भोजन बनाने के दौरान विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6, विटामिन B11, विटामिन B का नष्ट हो जाता है। भोजन बनाने के समय कौन सा विटामिन का नष्ट होता है? तो विटामिन B का नष्ट होता है। ऐसे याद रख सकते हैं। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो जीव जंतु से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी उस विटामिन का नाम है विटामिन B। विटामिन B एक ऐसा मतलब विटामिन है जो जीव जंतु से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह केवल हरे पेड़ पौधे से ही प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन B यह जंतु से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कौन सा ऐसा विटामिन है जो जंतु से प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो विटामिन B यह केवल पेड़ पौधे से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B। केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B। विटामिन शरीर को ना ऊर्जा देती है, ना ही शरीर के निर्माण में भाग लेती है, ये बीमारी से सुरक्षा पहुंचाती है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। विटामिन जो है ब्लड, हार्मोन और नर्व। फिर उसके बाद बोला जा रहा है इम्पल्स तंत्र के आवेग में मदद करता है। किसी भी पोषक तत्व का उपयोग
को कर बीमारी को ठीक करना फोर्टिफिकेशन कहलाता है। यानी अगर हम लोग विटामिन का प्रयोग कर उस बीमारी को दूर कर देंगे तो वह क्या कहलाता है, फोर्टिफिकेशन। फिर कुछ विटामिन का निर्माण सजीवी जीवाणुओं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा बड़ी आंत के कोलन रीजन में होता है, जैसे विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के, ये तो सब आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। अब चलिए, शरीर में विटामिन का संचय बहुत कम होता है। शरीर में विटामिन का संचय क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इनकी अधिकांश मात्रा का सूत्र के साथ उत्सर्जन यानी मूत्र के साथ उत्सर्जन हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जल में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता से अधिक मात्रा के साथ मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है। जैसे दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन डी नहीं पाया जाता। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगते हैं, तो विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण से ज़्यादा खून बहने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर डी। मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा गाजर में नहीं पाया जाता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। घाव को भरने वाला विटामिन सी हो गया। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर को खाते समय बच्चे को क्या मदद मिलती है, तो इससे बच्चे आँख की रोशनी बेहतर होती है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन की थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो विटामिन B12 हो गया। फिर बोला जा रहा है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए कौन सा विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। सामान्य जुकाम के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, जुकाम के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। प्लेग्रा डैश की कमी के कारण से होता है। प्लेग्रा जो है नियोसिन प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन B3 यानी नियोसिन B3 जिसको बोले थे हम लोग B3 विटामिन की प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो आंत के द्वारा राइबोफ्लाविन क्या है, तो राइबोफ्लाविन विटामिन है। निम्नलिखित में किस विटामिन को कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, तो विटामिन B12 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। कोबालामिन को डैश कहा जाता है, तो विटामिन B12 कहा जाता है। डैश में विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कॉड लिवर तेल में, मछली का तेल में। निम्नलिखित में किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो संतरा में विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो विटामिन B12 जो है आंत के द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो सूर्य की किरण है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। निम्नलिखित में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन बी है। विटामिन बी में सबसे अच्छा स्रोत है। आम भी विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए विटामिन ए से संबंधित कौन सा है, तो रेटिनॉल है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा विटामिन कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। डी विटामिन जिंक का उच्चतम स्रोत कौन है, तरबूज। तरबूज सबसे ज़्यादा जिंक में पाया जाता है। जिंक तरबूज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन B1 को भी क्या कहा जा सकता है, थायमिन। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। निम्नलिखित सब्जियों में विटामिन सी किसमें सबसे अधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मिर्च में सबसे अधिक विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन बी केला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। केला में विटामिन बी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो कच्चे एवं ताज़े फल जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से। निम्नलिखित में कौन सा बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का परिस्थिति एवं प्रदर्शन आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें।